आइए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे भारत का इतिहास। पहले भारत का इतिहास हम सब्जेक्टिव वाइज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक है भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भरत के संतान कहा जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू मतलब जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों की बहुमत है। नोट है, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटोस्ट्रोलॉइड, पेलियो मेडिटेरियन, काकेसॉइड, निग्रोइड और मंगोलॉइड। फिर है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। यानी कि भारत के इतिहास को तीन भागों में बांट दिया। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। यानी कि क्रिस्टोफ सेलियरस जो है वो कब से कब तक थे? 1638 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने ही तीन भागों में इतिहास को बांटकर पढ़ा। अब हम लोग जानते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में, यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास है। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं जहाँ से हम लोग पढ़ते हैं भारत के इतिहास को। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होता है। चार स्रोत है जिससे हम लोग इतिहास पढ़ते हैं प्राचीन का। ठीक है, यानी कि प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं। पहला है धर्म ग्रंथ, फिर दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशी का विवरण, यानी कि विदेशियों का जो विवरण विदेशियों ने लिखा यहाँ के बारे में, और चौथा है पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिनके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास को माना जाता है। यानी कि वेद जो लिखा है वो कृष्ण देवपायन वेद व्यास ने लिखा है। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वसुदेव कुटुंबकम मतलब सभी हमारे मित्र हैं। वसुदेव मतलब पूरा विश्व होता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। वेद चार हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन चार वेदों को संहिता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन चारों वेद को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है, याद रहना चाहिए। ठीक है, इन चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ये संहिता कहा जाता है। अब पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। बोलता है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं यानी कि यहाँ पे जो लाइन होगा उसे ऋचा कहा जाता है। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित 1028 सूक्त है एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। यानी कि ऋचाएँ मतलब शब्द मान लीजिए, 1028 सूक्त है मतलब वो उतनी श्लोक है। ठीक है, और मंडल मतलब उतने भाग हैं, 10 भाग हैं ऋग्वेद में। इस वेद के ऋचाओं
के पढ़ने वाले ऋषि जो होते हैं, इस वेद को जो पढ़ते हैं, ऐसे ऋषियों को कहा जाता है होत्री। क्या कहा जाता है? होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य लोगों के इतिहास, राजनीतिक प्रणाली और ईश्वर की महिमा, भगवान के बारे में चर्चा मिलता है ऋग्वेद में। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, यानी कि जो ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र हम लोग जो जानते हैं, वो इसके तीसरे मंडल में है। ठीक है। इसके 9वें मंडल में, यानी कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है, सोमदेव का उल्लेख है। फिर है इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं, यानी कि इसके जो 8वें मंडल में जो लिखा है वो हाथ से लिखा गया है। ठीक है। और जो हाथ से लिखा गया ऋचाएँ हैं उसे खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। 10वें मंडल में क्या है? चातुर्वर्णीय। ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की जो है वो यही 10वें मंडल में ऋग्वेद के ही होता है, जिसके अनुसार 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि। पुरुष ब्रह्मा, यानी कि ब्रह्मा के एक पुरुष है, मान के चलिए ब्रह्मा, उसके क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। जो मुख से उत्पन्न हुआ उसे ब्राह्मण कहा गया, भुजाओं से उत्पन्न हुआ उसे क्षत्रिय कहा गया, जंघाओं से उत्पन्न हुआ उसे वैश्य और चरणों से उत्पन्न हुआ उसे शूद्र कहा गया। ठीक है। आगे हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर है धर्म सूत्र। 4 प्रमुख जाति की स्थितियां व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। उसके अधिकार, दायित्व, व्यवसाय, ये सब जो है वो विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य या अघन्य भी कहा जाता है। अघन्य मतलब जिसे मारा नहीं जाता है उसे अघन्य कहा जाता है। तो गाय को कहा गया है अघन्य। ठीक है। अब पढ़ते हैं ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है। ये तो सब जानते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले को बोलते हैं ईसा पूर्व और उसके बाद वाले को बोलते हैं ईसवी। ठीक है। तो इस तरीके से ये है दोनों का अंतर। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ, यानी कि ईसा पूर्व जब बढ़ेगा तो इसकी संख्या घटेगा, क्योंकि उससे पहले मान के चलिए कि जीसस क्राइस्ट जो है, ईसा मसीह, वो अभी 0 में जन्म हुआ, तो उससे 4 साल पहले, और अगर 4 साल पहले कोई जन्मा और उसका 2 साल हुआ, मतलब उसका 2 साल पहले। तो इस तरह से इसका अवधारणा है। ठीक है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास क्या लिखा था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। विंसेंट आर्थर ने, ठीक है, विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ठीक है। तानाशाही से यहाँ पे शासन होता था। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यानी कि वामनावतार के बारे में कहाँ से पता चलता है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्र के लिए कितना है? 250 और अग्नि के लिए कितना है? 200। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इतिहास के साधन के रूप में जो ऋग्वेद है उसके बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है।
शतपथ ब्राह्मण क्या है? जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये जो है ये सब क्या है, संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन ये जो शतपथ ब्राह्मण है उसका उल्लेख किया गया है ऐसे, इन चारों वेदों का उल्लेख जो है सो ब्राह्मण ग्रंथों में किया गया है, जिसमें से एक है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो ऋग्वेद के बाद कौन सा ग्रंथ आता है? तो शतपथ ब्राह्मण, याद रहना चाहिए। दूसरा वेद है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन किए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। बलि के समय जो नियम कानून या फिर सस्वर पाठ करते हैं, मतलब जो एक ही लय में पढ़ते हैं, तो ऐसे संकलनों को कहा जाता है यजुर्वेद। यानी कि यजुर्वेद में बलि के नियम कानून और सस्वर पाठ करने का मंत्र दिया गया है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहा जाता है। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता था? होत्री, और इसके पाठकर्ता को कहा जाता है अधर्यु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें यज्ञ के नियम और विधि विधान मिलते हैं। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में मिलता है, यानी कि इसमें गद्य और पद्य दोनों तरीके से लिखा गया है। ठीक है, अगला है सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। शाम का क्या अर्थ है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसमें यज्ञ के समय जो मंत्र गाए जाते थे उसी का संकलन है। किसमें? सामवेद में। तीसरा वेद है, शाम जो है वो तीसरा वेद है। दूसरा था यजुर, तीसरा सामवेद। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं। ठीक है, 1810 सूक्त है जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। यानी कि सामवेद में जो सूक्त हैं वो लगभग ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, याद रहना चाहिए। नोट: यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इन दोनों में ऐतिहासिक घटना का विवरण नहीं मिलता है। अब है अथर्ववेद। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। यानी औषधि के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं वो अथर्ववेद से मिला है हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट है देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पूछेगा अंधविश्वास किसमें मिलता है? तो लास्ट वाला वेद अथर्ववेद में। ठीक है, पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्राचीनतम सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वयन, विवाह तथा प्रांतीय गीतों, राजभक्ति, राजा चुनाव, मतलब आदमी के जितना भी एक्टिविटी है वो सब इसमें मिलता है। शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि, औषधि, सब कुछ मिलता है। लेकिन सबसे पहले औषधि मिला था हमें किसमें? सामवेद में। ठीक है, लेकिन इसमें भी मिलता है। आदमी जितना भी एक्टिविटी करता है वो सब अथर्ववेद में मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से वेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद में। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यिंदन और कान व शुक्ल यजुर्वेद तथा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायनी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम, रानायनीय और जैमिनीय या तल्वकार सामवेद की शाखाएं, ये सब शाखाएं हैं वेद का। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पेपलाद है। अथर्ववेद की कौन सी शाखा है? शौनक और पेपलाद।
नोट, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे। बोलता है कि संहिता के पश्चात, संहिता मतलब वही वेद, ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज और संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं, यानी कि पद्य में लिखे गए हैं वेद, ठीक है, और ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं गद्य में। देखिए, ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय व कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय व शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद के लिए पंचविंश और अथर्ववेद के लिए गौपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। यानी कि ऋग्वेद को अगर समझना है तो ऐत्रेय और कौशितकीय ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे तो आसानी से डिटेल में उसके बारे में मिल जाता है। बोलता है कि इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए जाते हैं। अच्छा, ये परीक्षित कौन था? परीक्षित था अभिमन्यु का बेटा। ठीक है, तो इसके बाद और बिंबिसार, जो हर्यक वंश का एक राजा था बिंबिसार, ठीक है, उसके पूर्व की जो घटनाएं हैं वो सब मिलता है ब्राह्मण ग्रंथों में। ऐत्रेय में राजाभिषेक के नियम और कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शल्य, केकई, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ये शल्यराज जो मामा जी थे नकुल के, तो कहने का मतलब है कि महाभारत में ये सब सभी राजाओं के बारे में उल्लेख है। कौशल नरेश, कौशल्या जो थी, ये रामायण की जो एक पात्र है कौशल्या, राम जी की माता, वो कौशल देश के राजकुमारी थी। ठीक है, तो ये सब उस समय उल्लेख मिलता है हमारे धर्म ग्रंथों में। वही बोलता है कि शतपथ में गांधार, शल्य, केकई, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह। विदेहित कौन थी? सीता जी को विदेही बोला जाता है, यानी कि सीता जी का जो ननिहाल था, यानी कि ये सीता जी का जो नैहर था वो विदेह में था। ठीक है, तो ये सब है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में अज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें 13 को मूलभूत उपनिषद की श्रेणी में रखा गया है। उपनिषद 108 है, लेकिन 13 को मूलभूत उपनिषद कहा गया है। ठीक है, उधर ब्राह्मण पढ़ लिए। आरण्यक जो है उसमें यज्ञ से जुड़े कर्मकांड और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, और जो उपनिषद है 108 उपनिषद हैं, इसमें 13 मूलभूत है। मूलभूत पूछेगा तो 13, कुल पूछेगा तो 108। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। किसमें? उपनिषदों में। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ठीक है, कभी कभी प्रश्न पूछता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। और जबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख है। चारों आश्रम मतलब मनुष्य के जीवन की 4 आश्रम होता है, 4 व्यवस्था होता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सब जो चारों आश्रम होता है, ये जबालोपनिषद में हमें प्राप्त होता है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। स्मृति ग्रंथ जब पढ़ेंगे तो सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। ठीक है, यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। शुंग काल मतलब शुंग काल, पुष्यमित्र शुंग जो थे। अब जब इतिहास पढ़ेंगे तो शुंग काल पढ़ेंगे कि अशोक जो थे, ठीक है, अशोक के बाद के राजा थे। ठीक है, शुंग, यानी कि शुंग एक राजवंश था और उसके काल में ये एक मानक ग्रंथ था। कौन? तो मनुस्मृति। ठीक है, नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करती है, यानी कि गुप्त विषय में, अगर गुप्त युग यानी गुप्त काल, जैसे चंद्रगुप्त,
द्वितीय हो गया आपका, समुद्रगुप्त हो गया, ये सब गुप्त वंश के थे राजा। तो उनके बारे में जानकारी लेने हम तो नारद स्मृति पढ़ा जाता है। अब हम लोग वेदांग एवं सूत्र के बारे में जानेंगे। वेदों को भली भांति समझने के लिए छह वेदांग की रचना की गई है। अब उसमें तो डिटेल दिया है ब्राह्मण में, लेकिन और अच्छी तरह से जानने के लिए वेदांग की रचना की गई है। ठीक है, तो शिक्षा यानी कि शुद्ध उच्चारण शास्त्र, शिक्षा, कल्प, कर्मकांड, ये विधि इसमें दिखाया गया है। फिर है निरुक्त, ये जो है वो निरुक्त है। ठीक है, शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र है निरुक्त, और व्याकरण, छंद व ज्योतिष, ये सब वेदांग है। ठीक है, वेदांग और सूत्र ये सब हैं। आइए देखते हैं, वेदांग और सूत्र है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणय किया गया है, यानी कि वेदांगों को अक्षुण्ण रखने के लिए, मतलब उसे गड़बड़ाए नहीं, इसके लिए स्रोत, ग्रह तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें अज्ञेय विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति एवं विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात होती है। ठीक है, राजनीति वगैरह यज्ञ के बारे में भी इसमें भी सूत्रों में मिलता है, धर्म सूत्रों में। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, अपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ये प्रमुख सूत्रकार हैं, सूत्रों की रचना करने वाले। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना जाता है। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, गौतम धर्म सूत्र जो है वो सबसे प्राचीन माना जाता है। अब हम लोग पुराण पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। लोमहर्ष के पुत्र और लोमहर्ष दोनों माने जाते हैं पुराण के रचयिता। ठीक है, जैसे विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानते हैं, मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानते हैं, वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में हम लोग जानते हैं। और उसके पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष, और उसका पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। 5 पुराण में से मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण एवं भागवत पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई गई है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण, ये सब 5 पुराण है जिसमें जो है वो राजाओं की वंशावली के बारे में लिखा गया है। नोट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। सबसे प्रामाणिक और प्राचीन पुराण अगर बोला जाए तो मत्स्य पुराण है। याद रखना है कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीनतम पुराण है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। अधिकतर पुराण सरल सांस्कृतिक श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियों तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण की काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्व वाला जो पुराण है वो कौन सा है? अग्नि पुराण। ठीक है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी मिलता है अग्नि पुराण में। अब हम लोग बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य पढ़ेंगे। जैसे बौद्ध धर्म के जो साहित्य हैं, जैन धर्म के हैं वो, जैसे जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। जातक जो है बुद्ध के बारे में बताता है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। ठीक है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम किसे कहा जाता है? जैन साहित्य को। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कल्पसूत्र याद रखना है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। यानी कि महावीर के बारे में किसमें मिलता है? तो भगवती सूत्र में मिलता है। किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में।
अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिसे कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, याद रखना है। चाणक्य का 3 नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। अर्थशास्त्र के बारे में बता रहा है कि इसके लेखक कौन है, चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। तो ये 15 अधिकरण और 180 प्रकरण में विभाजित है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। आप लोगों को ज्ञात हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, तो उन्होंने मौर्यकालीन इतिहास को अपने किताब जो अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा है उसमें दर्शाया गया है। इसके अनुवादक हैं श्याम शास्त्री, इन्होंने ही अनुवाद किया है अर्थशास्त्र को। वो अर्थशास्त्र नहीं जिसमें पैसा कौड़ी के बारे में पढ़ते हैं, पैसे के बारे में नहीं, ये है राजनीति वाला इतिहास अर्थशास्त्र, ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हन ने किया था। संस्कृत साहित्य में क्रमबद्ध सबसे पहले किसने लिखा, कल्हन। कल्हन ने एक बुक लिखा है राजतरंगिणी। देखिए, कल्हन द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी यानी कि राजाओं की नदी। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन मिलता है। राजतरंगिणी में कश्मीर के जितने भी शासक हुए हैं उनके बारे में लिखा गया है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा अली अहमद ने लिखा है, उसमें सुरक्षित मिलता है। ये इतिहास कैसे किन जगहों पे हमें मिलता है वो लिखा गया है। अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी है, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। इससे मौर्य के पहले के इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज से पहले जो धनानंद वगैरह का राज था उन सब के बारे में मिलता है। किसमें, अष्टाध्यायी में। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर क्वेश्चन पूछे कि लिपि शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया है, तो अष्टाध्यायी जो पाणिनि ने लिखा है वहाँ पे सबसे पहले प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गर्गी संहिता। कात्यायन एक राइटर है जिन्होंने गर्गी संहिता लिखी है, ठीक है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। गर्गी संहिता क्या है, एक ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यवन ने जो, यूनानियों ने जो आक्रमण किया था भारत पे, उसके बारे में मिलता है कात्यायन की गर्गी संहिता में। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, अभी बाबा रामदेव ने जो पतंजलि जिस ऋषि के बारे में बताते हैं वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों की इतिहास का पता चलता है। इन्होंने एक बुक लिखा है महाभाष्य, जिसमें शुंगों के बारे में, शुंग जो वंश थे उनके बारे में जानकारी मिलती है। अब हम पढ़ेंगे यूनानी रोमन लेखक के बारे में। अभी हम लोग भारतीय इतिहासकारों के बारे में पढ़े। पहला यूनानी रोमन लेखक है टेसियस। यह ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इसका विवरण, ठीक है, भारत के संबंध में जो है इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ये बहुत आश्चर्यजनक था, ये बहुत आश्चर्य वाला लिखता था, इसीलिए ये थोड़ा कम विश्वसनीय है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतिहासकार है तो चलेगा। दूसरा है हेरोडोटस, ठीक है, इसे इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का वर्णन करते हैं, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों का आधारित है। यानी कि ये भी अफवाह के शिकार हैं, लेकिन इन्होंने एक बुक लिखा है हिस्टोरिका, उसमें भारत और फारस के बीच जो संबंध है उसे दर्शाया गया है। तीसरा है सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में से हैं निरियाकस, आनेसिकेटस तथा एरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। सिकंदर के साथ ये लेखक आए थे। अगला है मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका
में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। 5वां है डायमेकस, यह सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। उनका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। बिंदुसार और बिंबिसार में अंतर है, आगे पढ़ाएंगे इतिहास में। बिंदुसार जो थे वो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। तो डायमेकस उसके दरबार में आया था और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे है डायोनीशियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी फेलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था, और बिंदुसार का बेटा था अशोक, उसके दरबार में आया था डायोनीशियस। अगला है टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखा था। दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखा था। 8वां राइटर है प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में लिखा था। भारत का जो पेड़ पौधा हो गया, पशु हो गया, इनके बारे में प्लिनी ने लिखा है। 9वां है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, जो बुक है इसके लेखक के बारे में जानकारी तो नहीं मिलती है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस पुस्तक के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी देता है। अब दूसरा हम लोग चीनी लेखक पढ़ेंगे। चीनी लेखक में पहला था फाहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा और इतिहास को लिखा। दूसरा है संयुगन, यह भी एक चीनी यात्री है। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त किया। तीसरा चीनी यात्री है हेनशांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनशांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत के बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों की विवरण मिलता है। एक बुक है सीयूकी, ठीक है, इसी में इसके यात्रा के बारे में लिखा हुआ है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया है। नोट, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, याद रखना है। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध दर्शन के लिए, यानी कि बौद्ध के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है। अगला है अरबी लेखक। चीनी लेखक पढ़ लिए, यूनानी पढ़ लिए, अब अरबी हम लोग पढ़ेंगे। अरबी में पहला राइटर है अल-बरूनी, यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, इसका अर्थ होता है भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज और प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मापन विधियाँ, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि के बारे में जानकारी देती है, ठीक है। आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है किताब उल हिंद, ठीक है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। दूसरा जो अरबी है वो है इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत है जिसे रहला कहा जाता है।
क्या कहा गया है उसका नाम? रेहला। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर है तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी बना दिया था। ठीक है, या न्यायाधीश जिसे कहा जाता है। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को। और 8वां अन्य लेखक हैं कुछ, जैसे तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक थे। इसने कंगियूर तथा तंजूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो, इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। पांड्य वंश एक मतलब पांड्य राजा लोग थे, उनका भी इतिहास है, वो लिखा था मार्को पोलो ने। अब है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, यानी कि कुछ चीज़ों से मिलती है जो जानकारी, उसे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य कहते हैं। कहता है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाई कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, अरुण, इंद्र, नासत्य यानी कि वरुण, इंद्र, नासत्य मतलब अश्विनी कुमार के नाम से नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी कि विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। यानी कि गरुड़ स्तंभ से मिलता है हमें ये जानकारी। ठीक है, फिर है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख है। यानी कि हाथी गुफा अभिलेख से हमें सर्वप्रथम भारतवर्ष जो भारत का नाम है वो मिलता है। ठीक है, फिर है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। हूनों ने आक्रमण किया था वो भीतरी स्तंभ अभिलेख में लिखा गया है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य ऐरन अभिलेख से प्राप्त होता है, जो भानुगुप्त ने बनाया था। भानुगुप्त गुप्त वंश का एक शासक था। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर कहाँ से मिलता है? मंदसौर अभिलेख से। काश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी कि गड्ढा का घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती है। यहाँ मनुष्य के साथ उनके पालतू कुत्ते भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी कश्मीर में। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। ठीक है, इसी को साहित्य में कारशापन भी कहा गया है। कासारपन। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ठीक है, कुछ अभिलेख हैं जैसे हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल का है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन का है, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री का है, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ने बनवाया, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है, और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, एक जूनागढ़ अभिलेख गिरनार में है, एक जूनागढ़ भीतरी जूनागढ़, ये दोनों स्कंदगुप्त ने करवाया था। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन ने करवाया है। अभिलेखों का अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये थे कुछ पुरातात्विक साक्ष्य। बोलता है समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी कि समुद्रगुप्त के जो मुद्रा था रुपया, उसमें वीणा बजाते हुए उसका फोटो है, मतलब वो समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी थे। अरिकमेडु पुद्दुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, अर्थात रोमन के साथ उनका रिलेशन था। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा यानी कि सुवर्ण भूमि कहा जाता है। वर्मा वर्तमान जिसे म्यांमार कहा जाता है,
ठीक है। वहाँ से था मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया जिसे कंबोज कहा जाता था पहले, और जावा, ठीक है, जावा जिसे यव द्वीप कहा जाता था, उससे स्थापित हुआ है संबंध। किससे? भारत का। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली को नागर शैली एवं दक्षिण भारत के मंदिरों के कला शैली को द्रविड़ शैली कहते हैं। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा है, अतः ये बेसर शैली कहलाती है। फिर है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है। पंचायतन मंदिर के उदाहरण हैं कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में, ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश, गौंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ये थे कुछ पंचायतन शैली में बने मंदिर। पंचायतन मतलब 5, बीच में एक मंदिर है और 4 मंदिर चारों तरफ कोना में घेरा हुआ है। ये था हमारा प्राचीन इतिहास। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में, ठीक है। तो आज भर इतना ही, धन्यवाद।